हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज स्पीक स्पोर्ट। तो होल्डर ने समा बांध दिया, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, शानदार लाइन और लेंथ उनको देखने को मिली और बखूबी साथ निभाया सैनन गैब्रियल ने उनका। होल्डर ने 6 आउट किए 42 रन देकर, और ये टेस्ट क्रिकेट में उनका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस भी है। तो एक ज़बरदस्त अनुशासन भरी गेंदबाजी होल्डर की तरफ से देखने को मिली थी। एक लाइन और एक लेंथ को पकड़कर वो पूरी उनके थ्रू आउट दी स्पेल्स में वो गेंदबाजी करते हुए, और बेन स्टोक्स का जो विकेट लिया था उस गेंद को देखें तो बड़ी खूबसूरत गेंद थी उनके लिए। राउंड द विकेट वो गेंदबाजी कर रहे थे, तो एक नेचुरल एंगल था लेफ्ट हैंडर के लिए, वो अंदर की तरफ था, इसलिए बेन स्टोक्स का जो बैट है वो थोड़ा सा क्रॉस चला गया, और उसका जो फेस ओपनिंग थी वो टुवर्ड्स मिड विकेट थी, इस उम्मीद में कि गेंद पड़ के एंगल के सहारे इनटू हिज बॉडी आएगी, लेकिन गेंद ने एक लेंथ को होल्ड किया वहां से, और गेंद पड़ के सीधी रह गई और एक किनारा लेकर वो विकेट कीपर को चली गई। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी होल्डर की तरफ से देखने को मिली, और 204 रन पर समेट दिया इंग्लैंड को इस फर्स्ट इनिंग में। और ये होल्डर है, ये बड़ा तगड़ा ही प्लेयर है, क्योंकि जब से वेस्ट इंडीज़ की कमान इन्होंने संभाली है, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। पहले जो प्लेयर्स एसोसिएशन ऑफ वेस्ट इंडीज़ था और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड था, तो कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उनके कन्फ्लिक्ट थे, और तो उनका क्रिकेट काफ़ी नीचे चला गया था। लेकिन होल्डर ने बड़े मुश्किल और चैलेंजिंग टाइम में वेस्ट इंडीज की कमान संभाली, तो उनमें एक नेचुरल एबिलिटी है, एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी उनमें नज़र आती है। अपने रिसोर्सेज को शानदार यूटिलाइज किया, बॉलिंग चेंजेस बेहतरीन थे, फील्ड प्लेसमेंट भी काफ़ी शानदार थी, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट थी, और एक स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग नज़र आई हर प्लेयर के लिए कि इसके लिए किस हिसाब की गेंदबाजी करनी है और क्या फील्ड प्लेसमेंट रखनी है। डीआरएस भी शानदार यूज किए थे, उन्होंने 3 रिव्यूज़ लिए जो ओवरटर्न कराए थे डिसीजन। तो ओवरऑल एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की देखने को मिली। अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो मैंने पहले भी कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो इनके का जो टॉप ऑर्डर है, स्पेशली अगर हम टॉप 4 की बात करें तो इसमें कोई नोटवर्दी नेम नहीं है, कोई इतना बड़ा नाम है नहीं। टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो इतना कोई कॉम्पैक्ट बैट्समैन नज़र आता नहीं है। रॉडी बर्न्स हैं, वो टेक्निकली थोड़े से ठीक ठाक नज़र आते हैं, और वैसे भी जो बाकी के 3 यंगस्टर्स हैं, दे आर वेरी अर्ली इनटू देयर कैरियर्स। सो अब जब जो रूट है नहीं, तो फिर ये जो गैप है फिर ये और भी वाइडन हो जाता है। उनके सबसे जो 2 बेस्ट बल्लेबाज थे, जॉस बटलर और कप्तान बेन स्टोक्स, उनके बीच में पार्टनरशिप लगी भी थी, जिसकी वजह से वो रेस्पेक्टेबल 204 तक पहुंच पाए थे। तो वेस्ट इंडीज़ ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि वो जो टॉप ऑर्डर है इंग्लैंड का वो मीडियोकर है, सो दे कैन रन थ्रू दैट। और उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीज़ की, 87 रन पर 5 आउट कर दिए थे। अगर वो पार्टनरशिप स्टोक्स और बटलर की ना लगती तो ये स्कोर और भी कम हो सकता था। पहले सेशन में उन्होंने दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी की वेस्ट इंडीज़ के तेज़ गेंदबाजों ने, लेकिन लंच के बाद, पहले घंटा था जो लंच के बाद, उसमें थोड़ी सी रन्स उन्होंने लीक किए थे जब सैनन गैब्रियल और केमार रोच गेंदबाजी कर रहे थे। अदरवाइज कुछ 20-30 रन और इस स्कोर में कम हो सकते थे, लेकिन बहरहाल 204 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं है, और वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने अपना काम कर दिया। अब पूरा दारोमदार इनकी बल्लेबाजी पर है, 57 रन पर 1 विकेट है, इस समय 147 रन से पीछे है, और एक मौका है वेस्ट इंडीज़ के पास इस मैच को सील करने का। यहीं से एक बड़ी वो फर्स्ट इनिंग्स लीड अगर यहाँ से ले लें तो वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को फिर अंडर प्रेशर रख सकता है थ्रू आउट द गेम। क्रैग ब्रैथवेट को यहाँ पर बल्लेबाजी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लानी है, क्योंकि वो काफ़ी समय लेते हैं। ये उनकी बैटिंग की थोड़ी सी इसको या तो ऐसे कहें कि ये थोड़ी खामी है उनकी बल्लेबाजी में, या फिर ये कहें कि उनका मिजाज है, लेकिन धीमी बल्लेबाजी करते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, और जहाँ भी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल करना होगा। उसका कारण ये है कि वो खुद तो धीमी बल्लेबाजी करते हैं, तो एक बॉलर्स को एक मौका दे देते हैं अपना टेम्पलेट सेट करने के लिए, लाइन लेंथ को सेट करने के लिए, और फिर उसके बाद वो दूसरे छोर से बल्लेबाजों को आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस चीज़ पे उनको फोकस करना होगा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, और इस चीज़ को उन्हें एड्रेस करना होगा। से होप है, बल्लेबाजी में काफ़ी गहराई वेस्ट इंडीज़ की नज़र आती है। उसके बाद रॉस्टन चेज है, सामरक बुरुक है, जर्मन ब्लैकबोर्ड है, सेंट डावरिच है नंबर 7 पर जो उनके विकेट कीपर हैं। उसके बाद स्वयं कप्तान होल्डर 8 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे।
तो काफ़ी गहराई नज़र आती है वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी में। लेकिन एक चीज़ उनको हटानी होगी, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का जो टैग उन पर है, उस चीज़ को उन्हें हटाना होगा कि किसी दिन तो वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं और किसी दिन वो ढेर हो जाते हैं। तो ये अच्छा मौका है कि उस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के टैग को वो रिमूव करें और एक सब्सटेंशियल फर्स्ट इनिंग्स लीड यहाँ पर लें। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो जेम्स एंडरसन थे, अच्छे खासे नजर आए, बॉल थोड़ा स्विंग भी उनको मिला था और एक विकेट जो वेस्ट इंडीज़ की पारी में गिरा है वो एंडरसन के ही खाते में गया है। ही ट्रैप्ड जॉन कैम्पबेल, LBW, और तो बाकी की जो और गेंदबाज थे वो इतने पेनिट्रेशन उनकी गेंदबाजी में नज़र आया नहीं। तो जो तीसरे दिन का पहले सेशन का जो पहले घंटे का खेल है वो काफ़ी क्रूशल होने वाला है इस टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर अर्ली ऑन देखने को मिलेगा पिच में। तो इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों को चाहिए कि वो पहले घंटे में बॉल को थोड़ा सा सी ऑफ करें, अपना टाइम लें, उसके बाद बल्लेबाजी में वो नेचुरल स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो अब इंग्लैंड के लिए रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे डोंट हैव दैट मच ऑफ बिग मनी एज फार एज द रन्स आर कंसर्न। तो ज़्यादा रन्स है नहीं एंड दे हैव टू गो फॉर ऑल आउट अटैक, और उनको रेगुलर इंटरवल पे विकेट लेने होंगे इफ़ दे वांट टू स्टेज अ कम बैक इन टू दिस गेम। तो बहुत ही दिलचस्प तीसरे दिन का खेल होने वाला है।